हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बाकियों को भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। दो और स्टूडेंट रहते हैं तो उनको आप बोल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई, हम थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट कर देंगे आज की। कमलेश सर रहते हैं तो क्या उन्होंने क्लास ज्वाइन करनी है या फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूँ? मुझे आप हैंड रेज करके एक बार बता दीजिए। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पहली क्लास हमारी है एचपी लोकल लॉज के जो पहला पार्ट हमारे पास आता है, एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इसकी कुछ पढ़ेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, जो आपको इस पूरे एक्ट को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। और इसके साथ ही हम समझेंगे कि जो रेवेन्यू ऑफिसर हिमाचल प्रदेश के अंदर काम करते हैं उनकी क्लासेस किस तरह से हैं, वो किस तरह से उनके काम को डिवाइड किया गया है और कैसे वहां पे हायरार्की सिस्टम चलता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हम उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी क्लासेस क्या है। तो सबसे पहले इस क्लास को समझने से पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो आपका ये लैंड रेवेन्यू है उसकी हिस्ट्री क्या रही है और साथ ही साथ उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और प्रेजेंट एरा के पर्सपेक्टिव में। तो जो आपका ये लैंड रेवेन्यू है वो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता था एक गवर्नमेंट के लिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जो मैंने पीपीटी यहाँ पे बनाई इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, और शाम को आपके पास जो है वो जो एचपी लैंड रेवेन्यू के जितना भी आपके पास यहाँ पे सिलेबस है एलएलबी 6 सेमेस्टर का, उस उन सब के नोट जो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा शाम तक एचपी लैंड रेवेन्यू के। वहां से आपको जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो
आपको जो क्लासेस का सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहां से पढ़ना, जब क्लास होगी तब आपको जो है वो सिलेबस ओपन कर लेना है। तो जो आपका एचपी लैंड रेवेन्यू के जो लैंड रेवेन्यू की हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री ये है कि जो आपका लैंड रेवेन्यू है वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता था किसी भी सरकार के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पे जो आपकी एग्रीकल्चर क्लास है वो इससे क्लोजली कनेक्टेड थी विद द सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी कि जो क्लास लैंड के ऊपर काम कर रही है, जो वहां पे क्रॉप को ग्रो करवा रही है, वो जो आपका सेटलमेंट होता था, चाहे वो वहां पे कोई टैक्स लगना है उसकी रिकवरी कैसे होनी है, या फिर वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा लैंड रेवेन्यू के ऊपर, वो उससे कनेक्टेड थे। क्योंकि जो जमीन के ऊपर कोई भी पर्सन काम कर रहा है वो उससे कनेक्टेड होगा, ना कि कोई और दूसरा पर्सन। तो जो एग्रीकल्चर क्लास थी वो हमारे पास आता है कि जो आपका प्रोसीजर था, चाहे उस पर लेवी है, रिकवरी है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ये आपके जो लैंड रेवेन्यू का पार्ट है, चाहे उसमें कोई टैक्स लगना है, उसकी रिकवरी होनी है, या फिर उसके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, उसके अंदर बड़े सारे चेंजेस हुए हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हम पहले की बात करें तो वहां पे सिस्टम कुछ और था, और अगर हम आज की बात करें यहाँ पे सिस्टम कुछ और है। हालांकि पहले एक मेजर रेवेन्यू सोर्स होता था सरकार के लिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो लैंड रेवेन्यू कोई मेजर सोर्स नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि बहुत कम इनकम जो है वो लैंड रेवेन्यू से सरकार को होती है। तो ये काफी लंबे समय तक जो है वो चेंज होते रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक कंक्रीट एक फॉर्मलाइज लैंड रेवेन्यू की बात करूं, जो एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मलाइज लैंड रेवेन्यू था, वो हुआ था आपका मुगल पीरियड के अंदर, जब मुगल शासक अकबर थे, उनके जो एक मंत्री थे टोडर मल, वो उन्होंने एक तरह की इंपॉर्टेंस बताई इस लैंड रेवेन्यू को, एक फॉर्मलाइज किया गया इसको कि लैंड रेवेन्यू इस तरह से काम करेगा। उसके सिस्टम को उन्होंने सुधारा कि वहां पे जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इंपॉर्टेंस को उन्होंने वहां पे बताया कि कितना इंपॉर्टेंट लगता है, कि कैसे हमें रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन करना है और उसको कैसे हमने कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, फॉर्मलाइज करना है। तो जो आपके इसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मलाइज किया गया वो अकबर के टाइम में किया गया। हालांकि जो हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लैंड रेवेन्यू, आपके एग्जाम के अंदर ही नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप एचपीयू का एग्जाम देखते हैं, आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, तो वहां पे आपके लिए काम में आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन आपको कैसे बनानी है और बाद में आंसर आपको कैसे लिखना है। इसके बाद जो आपका टोटल मंथ था उसने लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन को और साथ ही साथ उसकी असेसमेंट को सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर लाया। अब लैंड रेवेन्यू हमने कैसे कलेक्ट करना है और उसकी असेसमेंट कैसे करनी है, उसको जो है वो फॉर्मुलाइज किया गया, सिस्टमेटिक प्रोसेस वहां पे लाएगी। इसके बाद जो आपका लैंड रेवेन्यू का टैक्स स्ट्रक्चर है उसने वो रिकंस्ट्रक्ट किया, और उसने एक नई चीज उसकी यहाँ पे, जैसे किसी को कोई क्रॉप डैमेज होती है तो पहले वहां पे कंपोजिशन का मेथड नहीं था, ये रूल वहां पे नहीं था, लेकिन टोटल मान ने वो रूल लेके आया कि अगर किसी की क्रॉप डैमेज होती है उसको वहां पे कंपोजिशन दी जाए। तो ये इस लैंड रेवेन्यू की हिस्ट्री है। अब थोड़ा जो आपका एचपी लैंड रेवेन्यू है उसको हम समझ लेते हैं। जो आपका ये एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ये एचपी स्टेट असेंबली के अंदर पास हुआ था 24 अप्रैल 1953, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट की इसको असेंट मिली थी वो मिली थी अप्रैल 1954। तो ये दो डेट्स आपको याद रखनी है, ये डेट्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब एचपी लैंड रेवेन्यू पहली बार स्टेट असेंबली के अंदर पास हुआ, तब वो हिंदी के अंदर पास हुआ था 1953 के अंदर, और इसको इंग्लिश के अंदर पब्लिश किया गया 1995 के अंदर। तो ये जो है वो जो आपका ये एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ये डिक्लेयर करता है या फिर अमेंडमेंट करता है लैंड रेवेन्यू लॉ ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये इसकी हिस्ट्री रही है, और ये कब जो है वो पास हुआ उसका ये डेट्स आपको यहाँ पे दी गई है। अब हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जो डेफिनेशन जो है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन की बात की है सेक्शन 4 के अंदर। जो आपके सेक्शन 4 है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, वहां पे डेफिनेशन की बात की है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, और क्वेश्चन जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब भी आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो किसी भी पार्ट के अंदर होगा। जो आपका ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ईयर की बात की गई है, और इस ये एक्ट कहता है कि जो आपका 16 डे ऑफ जून होता है वहां से एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है, या फिर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो भाई नोटिफिकेशन जो है वो एक एग्रीकल्चर ईयर जो है वो वहां पे बना सकती है। तो एज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो है वो 16 डे ऑफ जून जो एग्रीकल्चर ईयर आपका स्टार्ट होता है, और हर साल जो है वो ये स्टार्ट होता है। और या तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नया एग्रीकल्चर ईयर जो है वो बाय नोटिफिकेशन जो है वो बना सकती है।
तो ये इसके अंदर बात की गई है। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 बात करता है एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। जब आप नेक्स्ट के पार्ट को समझेंगे तो वहां पे आपको एरियर वर्ड बहुत बार आएगा। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट समझने की एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है। जब भी किसी लैंड के ऊपर लैंड रेवेन्यू बनता है, असेस्ड होता है, तो उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू असेस होता है, अगर वो अनपेड होता है, उसको पे नहीं किया गया है, जो लाइबल है पे करने के लिए, हम उसको बोलते हैं एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। इस वर्ड को आप बहुत बार सुनेंगे लेक्चर्स के अंदर। इसके बाद सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 आपको डिफॉल्टर के अंदर आता है। और डिफॉल्टर मतलब कि आप इसके वर्ड से समझ गए होंगे कि डिफॉल्टर का मीनिंग क्या होता है, कि जो लैंड रेवेन्यू पे नहीं करता है, जो लैंड रेवेन्यू पे करने के लायबल है, वो लैंड रेवेन्यू को पे नहीं करता है, वो डिफॉल्टर होता है। इसके अंदर दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ये है कि अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल एज ए श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ एरियर, यानी कि जो एज ए श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल है, वो पेमेंट नहीं करता एरियर की, वो डिफॉल्टर के अंदर आता है। दूसरा, एक नंबरदार या फिर कोई अदर ऑफिसर। नंबरदार को आप क्लासेस के अंदर समझेंगे, जब मैं क्लासेस समझाऊंगा रेवेन्यू ऑफिसर की, वहां पे नंबरदार आता है। या फिर कोई और अदर पर्सन जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, लेकिन वो गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट नहीं करता है, तो उसको भी उसको भी डिफॉल्टर जो यहाँ पे माना गया है। जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सेक्शन 4 का सबसेक्शन 5, वो है एस्टेट। अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर आप एस्टेट के बारे में समझेंगे और वहां पे ये वर्ड बहुत बार यूज होगा एस्टेट, तो आपको डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। और डेफिनेशन जो है वो आपके इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि कल को अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो वहां पे जो आपका लैंड रेवेन्यू का स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए कि लैंड रेवेन्यू किस तरह से काम करता है, वो उनकी क्लासेस किस तरह से है और किस तरह से उसका डिवाइडेशन है पूरे स्टेट के अंदर। और जो आपका ये स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पे सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है, यानी कि उस स्टेट के लिए एक सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाता है। अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या होता है, इसको आप आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझेंगे पूरा डिटेल में। ये एक चैप्टर दिया है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का, जो वहां पे सेपरेट उसके लिए बनता है, उसको एस्टेट कहते हैं। इसका बी पार्ट बोलता है कि विच हैज बीन सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, यानी कि उस लैंड के ऊपर जो है वो लैंड रेवेन्यू सेपरेटली असेस किया जाता है, वहां से लैंड रेवेन्यू जो है वो असेस किया जाता है, वो एक एस्टेट होता है। तीसरा, आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कलेक्टर वो स्पेशल रिवाइजिंग ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट की वजह से बाय जनरल रूल या फिर स्पेशल ऑर्डर किसी को भी एस्टेट डिक्लेयर कर सकता है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टर, अभी कलेक्टर कौन होता है, ये भी आपका एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है। जो आपका एक डेप्यूटी कमिश्नर होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, हम उसको कलेक्टर बोलते हैं जब वो रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करता है। तो यहाँ पे एस्टेट की डेफिनेशन होगी कि जो आपकी जिसके लिए एक सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है वो एस्टेट होगी, और जिसके लिए सेपरेटली जो है वो लैंड रेवेन्यू असेस्ड होता है वो आपकी एस्टेट होगी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को रिवाइज करके बाय स्पेशल ऑर्डर या फिर जनरल रूल किसी को भी एस्टेट डिक्लेयर कर सकता है। तो ये एस्टेट की डेफिनेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, ये डेफिनेशन है होल्डिंग की। अब होल्डिंग वर्ड को भी आप जो वो लेक्चर्स के अंदर सुनेंगे बहुत बार, और ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है। होल्डिंग का मतलब क्या है, और बड़े सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस वर्ड के मीनिंग के अंदर कि एस्टेट और होल्डिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। इसकी बात की है सेक्शन 4 के सब सेक्शन 7 के अंदर। होल्डिंग का मतलब होता है कि अ शेयर और पोर्शन ऑफ एन एस्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर और जॉइंटली बाय टू और मोर लैंड ओनर, यानी कि जो आपका एक एस्टेट होती है उसके अंदर जो एक पोर्शन होता है या फिर शेयर होता है एक लैंड ओनर का, या फिर मोर देन वन और टू और मोर लैंड ओनर, हम उसको होल्डिंग कहते हैं। जैसे एक एस्टेट है, एक प्रॉपर प्रॉपर्टी है, एक जमीन है, जो एक एस्टेट है जहाँ पे एक सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट बनता है, वहां पे लैंड रेवेन्यू असेस होता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कलेक्टर ने उसको एस्टेट डिक्लेयर किया है। वहां पे कोई ऐसा पोर्शन है जो जिसके ऊपर किसी का राइट है, एक पोस्टर है, एक शेयर है जिसके ऊपर किसी का राइट है, किसी पर्सन का जो उसका ओनर है, या फिर जो है वो टू और मोर देन टू लैंड ओनर उस शेयर के अंदर है, तो हम उसको होल्डिंग कहते हैं। तो ये एसेट का मतलब हो गया कि जहां पर राइट जो है वो सेपरेटली बनता है, वो एक प्रॉपर एस्टेट होगी। लेकिन जो होल्डिंग है वो जो है वो उसका एक शेयर है, उसका एक पोर्शन है एस्टेट का, हम उसको होल्डिंग कहते हैं। तो ये जो है वो ये प्रॉपर्टी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर कवर की। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट
इस चैप्टर 2 है इस एक्ट का, वो है क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आया है प्रीवियस एग्जामिनेशन में कि क्लासेस क्या है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, उनको किस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया है, पावर्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। पावर्स को हम जो है वो कल वाले लेक्चर के अंदर समझेंगे, लेकिन आज हम सिंपली डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू ऑफिसर की क्लासेस क्या क्या है। इसकी बात की गई है सेक्शन 7 के अंदर, और ये सेक्शन 7 बात करता है क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। इसका जो सब सेक्शन 1 बात करता है कि देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, नेमली। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पूरी स्टेट का हेड होता है रेवेन्यू मैटर्स के अंदर, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हेड करता है, वो आपका होता है फाइनेंशियल कमिश्नर। इसकी बात सेक्शन 8 के अंदर की गई, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। ये हायरार्की सिस्टम होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो सबसे टॉप पे होता है, जो उसको पूरा हेड होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो होता है आपका फाइनेंशियल कमिश्नर। दूसरे पे जो आता है, यानी कि जो फाइनेंशियल कमिश्नर से नीचे काम करता है, वो होता है कमिश्नर। अब ये कमिश्नर जो है वो किस तरह से डिवाइड होते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। इसलिए जो आपका कलेक्टर होता है, यानी कि जो आपका सेक्शन 7 बात करता है, इसका सब सेक्शन 2 बात करता है द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट शैल बी अ कलेक्टर। यानी कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, वही कलेक्टर होते हैं। जब वो रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करते हैं, तो वहां पे वो एज ए कलेक्टर काम करते हैं, ना कि एज ए डिप्टी कमिश्नर काम करते हैं। जो इससे नीचे हमारे पास होते हैं, इसका जो डी पार्ट है वो है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, एंड ई पार्ट में कहा गया है द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड। तो ये क्लासेस होगी रेवेन्यू ऑफिसर की हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जामिनेशंस के अंदर। अगर आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन के आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा। जो 2-3 सालों के हमारे पास मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट पड़ी है कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं आपको वो जो है वो पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ये हायरार्की है, सबसे टॉप पे हो गया आपका फाइनेंशियल कमिश्नर, और दूसरे पे आपका कमिश्नर आते हैं, तीसरे पे आपका कलेक्टर आ गया, फोर्थ पे आपका आता है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, फिफ्थ पे आपका आता है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड। तो ये जो है वो एक क्लासेस है रेवेन्यू ऑफिसर की हिमाचल प्रदेश के अंदर। जो आपका डेप्यूटी कमिश्नर होता है, वो जो है वो एक्ट करता है कलेक्टर के रूप में, जब वो रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करता है। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपॉइंट कर सकती है किसी भी एक तहसीलदार को एज ए असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, और किसी भी नायब तहसीलदार को एज ए असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड। यानी कि जो आपके तहसीलदार होते हैं, वो होते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड जब वो रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करते हैं, और जो आपके नायब तहसीलदार होते हैं, वो होते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड जब वो रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करते हैं। सरकार ने जो है वो नोटिफाई किया हुआ है। जो इसकी नोटिफिकेशन होती है अंडर सेक्शन सबसेक्शन 3, वो होती है आपकी जहां पे प्रॉपर नोटिफिकेशन होती है, और जो पर्सन स्पेशली उसके लिए अपॉइंट हुआ, उसकी वहां पे नाम, उसकी ऑफिस क्या होगा, वो सारी चीजें जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होती है जब जो वो रेवेन्यू ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होती है। ये जो तो आपका ये सेक्शन 7 है जहां पे बात की गई है क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की। अब हम समझ लेते हैं सेक्शन 8 को, जो बात करता है फाइनेंशियल कमिश्नर की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका ये सेक्शन 7 है, ये बात करता है रेवेन्यू ऑफिसर की क्लासेस क्या है, और जो सबसे टॉप पे होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल कमिश्नर। तो जो आपका फाइनेंशियल कमिश्नर होता है, ये पूरे स्टेट का हेड होता है। जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये उसका हेड होता है। तो यहाँ पे इसका सबसेक्शन 1 बात करता है कि देयर शैल बी वन और मोर फाइनेंशियल कमिश्नर who shall be appointed by the state government। यानी कि यहाँ पे एक या फिर एक से ज्यादा फाइनेंशियल कमिश्नर हो सकते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात, यहाँ पे 2 फाइनेंशियल कमिश्नर हैं। ये बात आपको नोट करनी है, अगर आपके पास कोई नोट पैड है तो उसको आप नोट कर लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 फाइनेंशियल कमिश्नर होते हैं। इसको डिवाइड किया गया है पावर्स को, और वो डिवाइड इस तरीके से किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के 2 फाइनेंशियल कमिश्नर हैं। एक आपका आता है फाइनेंशियल कमिश्नर एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी कि जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका वो हेड होता है, उसका वो टॉप मोस्ट जो है वो एक सेक्रेटरी है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कमिश्नर एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी। वो वहां पे उस बिहाफ पे काम करता है। और दूसरा आपके पास फाइनेंशियल कमिश्नर आता है, वो होता है आपका फाइनेंशियल कमिश्नर एज ए अपील,
यानी कि जो हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी है इस डिपार्टमेंट के अंदर वो होता है फाइनेंशियल कमिश्नर एज ए अपील, जिसके पास अपील जाती है, जो अपीलिंग अथॉरिटी होती है। तो वो एक एक अपीलिंग अथॉरिटी है, और इन दोनों के बीच पावर्स को डिवाइड किया गया है कि वो कौन सा फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो क्या काम करेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो दो फाइनेंशियल कमिश्नर हो गए, एक आपका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो डिपार्टमेंट का हेड है, जिसको डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, जो रूल्स वहां पे बनाएगा, जो वहां पे चीजें देखें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है और वहां पे क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता है। लेकिन एक आपका होता है फाइनेंशियल कमिश्नर एज ए अपीलिंग अथॉरिटी होती है, जो हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी है इस डिपार्टमेंट के अंदर। इसका सबसेक्शन 2 बात करता है कि जहां पे where no financial commissioner that one has been appointed, the state government may make rule as to distribution among them of business under this or any other act, and by those rules require any case or class or classes of cases to be considered and disposed by the financial commission collectively। अब ये सब सेक्शन बात करता है कि जो आपका फाइनेंशियल कमिश्नर्स हैं, अगर वहां पे स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी उनके काम के अकॉर्डिंग, और काम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर रूल बनाएगी। ये कि और यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट बोलता है कि अगर कोई ऐसा रूल रिक्वायर है जहाँ पे कोई केस है या फिर केस की क्लास है, फिर क्लासेस ऑफ द केसेस है, जो दे शुड बी कंसीडर्ड एंड डिस्पोज ऑफ बाय द फाइनेंशियल कमिश्नर कलेक्टिवली, यानी कि वो एक साथ जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गए, तो वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है। तो ये इसका सबसेक्शन 2 बात करता है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर दो फाइनेंशियल कमिश्नर्स हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और एक आपका जो है वो आपका एक ऐसे अपीलिंग अथॉरिटी होता है जो अपील को सुनता है। इसका सबसेक्शन 3 बात करता है when there is a difference of opinion among the financial commissioner as to a decree or order। हालांकि यहाँ पे सेक्शन 3 बात की गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि पावर्स को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि अपील को कौन सुनेगा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा। यानी कि जो आपकी रेवेन्यू की लिटिगेशन है, इसको इसलिए किया गया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर रेवेन्यू की लिटिगेशन बहुत ज्यादा है। आप ये देखते होंगे कि जब आप अपने आसपास देखते हैं तो जो लैंड के रिगार्डिंग लिटिगेशन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लैंड के मामलों के अंदर झगड़े बड़े ज्यादा हो गया है आजकल हर जगह पे, तो वो लिटिगेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब उस एक्स्ट्रा बर्डन को जो है वो कम करने के लिए कि एक फाइनेंशियल कमिश्नर या तो डिपार्टमेंट को देखेगा, जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको हेड करेगा, या वो जो है वो इन लिटिगेशन को सुनेगा। तो इसको जो है वो खत्म करने के लिए जो एक बर्डन होता है किसी भी एक फाइनेंशियल कमिश्नर के ऊपर, उसको खत्म करने के लिए जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियल कमिश्नर को जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई, ताकि वहां पे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो वहां पे काम हो सके। इसलिए यहाँ पे दो फाइनेंशियल कमिश्नर को बनाया गया है, एक आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड है, और दूसरा आपका है आपका एज ए अपीलिंग अथॉरिटी, जो स्टेट के अंदर जो है वो हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं अमंग द फाइनेंशियल कमिश्नर, किसी भी डिक्री या फिर ऑर्डर, तो वहां पे क्या होगा, अगर वो केस एक अपील है या फिर केस जो वो रिव्यू का है, रिवीजन का है, तो वहां पे वो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल कमिश्नर। यानी कि जो आपके फाइनेंशियल कमिश्नर्स हैं उनकी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वहां पे डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, वहां पे डिसीजन जो है वो जहां बनाया जाएगा। अगर वो कोई केस एक अपील के अंदर आता है, अपील के प्रोविजन को आप समझेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, जो आपका ये सेक्शन 12 से लेकर 17 तक है, उसको आप अपीलिंग अथॉरिटी वहां पे है, कैसे अपील होती है, कैसे रिव्यू रिवीजन किस तरह से होता है, और किन केसेस का जो है वो रिव्यू होता है, किन केसेस की अपील जो है वो की जा सकती है, और अपील किसके पास होती है, हम उनको डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन अगर कोई केस एज अपील वहां पे आता है या फिर कोई केस रिव्यू का है, रिवीजन का है, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी वहां पे डिसीजन लिया जाएगा, जो मेजोरिटी बनती है फाइनेंशियल कमीशन के अंदर। लेकिन अगर वहां पे मेजोरिटी नहीं है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है कि एक आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और एक आपका अपीलिंग अथॉरिटी है, तो यहाँ पे मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी जो है वो अगर बाद में ऐसे चेंजेस आते हैं कि हाँ हमें और जो फाइनेंशियल कमीशन बनाने पड़ेंगे एज ए अपीलिंग अथॉरिटी, तो वहां पे अगर कोई केस एज ए अपील रिव्यू रिवीजन के थ्रू आता है,
तो वहां पे मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। अगर वहां पे कोई मेजोरिटी नहीं बनती है, चाहे वो उस डिसीजन को मॉडिफाई करना है, रिवर्स करना है किसी भी डिक्री ऑर्डर को, अगर वहां पे कोई भी मेजोरिटी नहीं बनती है तो जो डिक्री ऑर्डर शैल बी अफर्म, यानी कि जो ऑर्डर दिया गया है उसको ही जो माना जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। लेकिन अगर वहां पे कोई केस एक अपील के अंदर नहीं आया है, कोई रिव्यू नहीं है, कोई रिवीजन नहीं है, तो वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके पास मैटर को भेजा जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन होगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको यहाँ पे करना है कि एक आपका पार्ट बोलता है कि अगर कोई केस जो है वो एज एन अपील के अंदर आया है, कोई रिव्यू कोई रिवीजन है, तो वहां पे इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द मेजोरिटी बेसिस, यानी कि जहां पे कोई मेजोरिटी बनती है उस बेसिस के ऊपर जो वो डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कोई मेजोरिटी नहीं बनती है तो वहां पे चाहे वो डिसीजन को मॉडिफाई करना वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी नहीं बनी है। तो वहां पे जो डिसीजन पहले लिया गया है वही लोगों को अफॉर्म, यानी कि वो उसको ही माना जाए, उसको ही आगे किया जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कोई केस एक अपील के अंदर नहीं आया है, कोई केस एक रिव्यू का नहीं है, कोई केस एक रिवीजन का नहीं है, आप रिव्यू रिवीजन जो है वो अपील रिव्यू रिवीजन सीपीटी के अंदर भी पढ़ते होंगे, वहां पे प्रोविजन जो है वो बताया गया कि रिव्यू रिवीजन और अपील का प्रोविजन क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है। हम इनको भी डिस्कस करेंगे ना लेक्चर्स के अंदर। लेकिन अगर कोई केस एक अपील के अंदर नहीं है और आपका जो है वो कोई रिव्यू नहीं, कोई रिवीजन नहीं है, तो उस केस को अगर वहां पे कोई डिफरेंस होता है फाइनेंशियल कमिश्नर के पास, तो वहां पे उस केस को स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है वो सेंड किया जाएगा और उनका डिसीजन जो होगा यहाँ पे फाइनल होगा। तो ये इसका जो है वो सबसेक्शन 3 बात करता है सेक्शन 8 का। अब हम सेक्शन 4 इसका बात करता है कि द स्पेशल फाइनेंशियल कमिश्नर इन दिस और एनी अदर एक्ट शैल बी देयर आर मोर फाइनेंशियल कमीशन देन वन। तो ये जो है वो एक सिंपल सी बात है कि जो है वो किसी भी स्टेट के अंदर जो है वो मोर देन वन फाइनेंशियल कमीशन हो सकते हैं। अब हम समझते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है सेक्शन 9। अब जो आपका सेक्शन 9 है ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर। जो कमिश्नर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल कमिश्नर के नीचे काम करते हैं, यानी कि आपके कमिश्नर काम कैसे करते हैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके कमिश्नर्स आते हैं, एडिशनल कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सेटलमेंट ऑफिसर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, सब डिविजन ऑफिसर सिविल के अंदर आते हैं, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये सारे जो ऑफिसर्स की बात यहाँ पे की गई है, इनको जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लेकिन अब ये कमिश्नर कैसे काम करते हैं, क्योंकि स्टेट का हेड तो फाइनेंशियल कमिश्नर हो गया, उसके लिए जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आती है, तो कमिश्नर कैसे काम करते हैं, वो किस तरह से जो है वो अपना काम करते हैं और कैसे भी काम को डिवाइड किया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप सब जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उन 12 जिलों को डिवाइड किया गया है 3 डिविजन्स के अंदर। आपका कांगड़ा, शिमला और मंडी, ये 3 डिविजन है। ये एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है, और ये 3 डिवीजन जो है वो इस तरह से काम करते हैं कि पूरा सिस्टम जो है वो एक प्रॉपर्ली चल सके। तो ये 3 डिवीजन हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कांगड़ा, शिमला, मंडी। जो आपका ये कमिश्नर होता है, जब वो रेवेन्यू मैटर्स को देखता है तो वो एज ए डिविजनल कमिश्नर काम करता है। और जो आपका डिविजनल कमिश्नर है उसका जो हेड ऑफिस होता है वो इन 3 जगह है, एक कांगड़ा के अंदर है, एक शिमला के अंदर है, एक आपका मंडी के अंदर है। अब हम समझ लेते हैं जो आपके 3 डिवीजन है वहां पर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी आती है। आपका सबसे पहले डिवीजन है कांगड़ा डिवीजन, यानी कि जो आपका ये डिवीजन है इसके अंदर आपके पास चंबा, कांगड़ा, ऊना, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस डिवीजन के अंदर आती है। क्योंकि कांगड़ा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये इस डिस्ट्रिक्ट का जो डिवीजन का जो हेड है वो कांगड़ा के अंदर उनका हेड ऑफिस है, और वो 3 डिस्ट्रिक्ट के जो रेवेन्यू मैटर्स होते हैं उनको सुनता है, चंबा, कांगड़ा, ऊना। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस डिवीजन के अंदर आती है, जो आपका ये कांगड़ा डिवीजन है। आपका नेक्स्ट हमारे पास आता है मंडी डिवीजन। जो आपका मंडी डिवीजन है ये डिवीजन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस डिवीजन के अंदर आते हैं, आपका बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी। तो जो आपके ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके जो रेवेन्यू मैटर्स को देखेंगे वो होते हैं डिविजनल कमिश्नर, और वो उसका हेड ऑफिस कहाँ है, मंडी में।
आपका नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन आता है वो है शिमला डिवीजन। जो आपका ये शिमला डिवीजन है इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आती है आपका, किन्नौर, शिमला, सिरमौर और सोलन। तो जो आप ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ये जो है वो शिमला डिवीजन के अंदर आती है, और जो उनको हेड करता है वो होता है डिविजनल कमिश्नर। और ऑफिस कहाँ होता है? शिमला के अंदर, जो आपका ये आपका डिवीजन है। अब एक यहाँ पे सवाल उठता है कि जो आपकी डिवीजन है, अगर किसी एडवोकेट को जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको कोई केस फाइल करना है, अगर मान लो कोई एडवोकेट कांगड़ा के अंदर रहता है तब तो इजिली वहां पे केस फाइल कर सकेगा कि वो, क्योंकि कांगड़ा के अंदर उसका हेड ऑफिस है, वहां पे वो केस फाइल करेगा। लेकिन अगर कोई एडवोकेट ऊना के अंदर रहता है, वहां पे वो प्रैक्टिस करता है, तो क्या वो कांगड़ा के अंदर जाएगा केस फाइल करने के लिए? ये सवाल उठता है। या कोई हमीरपुर के अंदर जो है वो प्रैक्टिस करता है, तो वो क्या मंडी जाएगा केस फाइल करने के लिए? यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जो आपका डिविजनल कमिश्नर होता है उनका एक टूर बनता है इस पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो इन डिवीजन को हेड करते हैं। जैसा आपका कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, शिमला हो गया, जो इन डिवीजन को हेड करते हैं उनका एक टूर बनता है पूरी डिवीजन के अंदर। जैसे मान लो कोई अगर मंडी डिवीजन को कोई हेड कर रहा है, तो अगर उसको बिलासपुर के अंदर जाना है तो बिलासपुर का टूर जो है बनाता है कि मैंने किस किस दिन जो है बिलासपुर के अंदर मैं जाऊंगा, वहां पे मैं रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करूंगा। अब ये हायरार्की है कि वो सबसे ऊपर कौन होता है? आपका फाइनेंशियल कमिश्नर होते हैं, उसके नीचे कौन होता है? आपका डिविजनल कमिश्नर होते हैं, और इसके नीचे कौन आपका हो? उसके नीचे आपके कलेक्टर होता है जो डिप्टी कमिश्नर होता है। ये नहीं, ये सब आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो बिलासपुर के अंदर मैं केस फाइल करूंगा क्योंकि वहां पे डिविजनल कमिश्नर का जो है वो टूर होता है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे केस की सुनवाई होती है। चाहे वो मैं हमीरपुर के अंदर बैठा हूँ, चाहे मैं कुल्लू के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, चाहे मैं मंडी के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, या फिर चाहे मैं लाहौल स्पीति के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे जो है वहां वहां भी केस फाइल करने होते हैं। वहां पे टूर लगता है डिविजनल कमिश्नर का, वो शायद 1 महीने के अंदर एक बार या 2 महीने के अंदर एक बार जहाँ वहां पे टूर लगाते हैं। क्योंकि रेवेन्यू की लिटिगेशन बहुत पेंडिंग है हिमाचल प्रदेश के अंदर, या फिर सभी जगह ऐसा है कि रेवेन्यू की जो लिटिगेशन है बहुत ज्यादा पेंडिंग है, क्योंकि मामले बड़ा ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उस ज्यादा सुनवाई उस तरीके से नहीं हो पाती है, इतनी फास्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े सारे जो है वो कमियां जो है वो चाहे हमारी अथॉरिटी है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से रहती है। तो ये जो है वो डिवीजन की बात होगी। जो आपकी ये 3 डिवीजन हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कांगड़ा, शिमला, मंडी, जो इनके हेड होते हैं, हम उनको कहते हैं एक कमिश्नर, जो हायरार्की के अंदर फाइनेंशियल कमीशन के नीचे काम करते हैं। यानी कि वो सेकंड अपीलिंग अथॉरिटी होती है, सॉरी सेकंड हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी होती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिनको हम कहते हैं कमीशन, यानी कि जिनको डिविजनल कमीशन कहते हैं, जो वहां पर रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करता है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उनका टूर लगता रहता है, तो वहां पर वो उस तरीके से काम करते हैं। इसका सेक्शन 10 का कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। इसके पहले मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा, जो आपका सेक्शन 7 है उसके सब सेक्शन 2 के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके डेप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं वो एज ए कलेक्टर जो है वो काम करते हैं जब वो रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करते हैं। अब वैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 डिवीजन है, और इन डिविजन को जो इन डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं वो होते हैं आपके डेप्यूटी कमिश्नर। बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, लेकिन जब वो रेवेन्यू मैटर्स को देखते हैं तो वहां पे वो एज ए कलेक्टर काम करते हैं। जब वो रेवेन्यू मैटर्स की सुनवाई करते हैं तो वहां पे एज ए कलेक्टर वो बिहेव करते हैं। ये नहीं कि आप एक हायरार्की समझ लीजिए कि सबसे टॉप पे आपका हो गया फाइनेंशियल कमिश्नर, जो कि हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 फाइनेंशियल कमिश्नर्स हैं, एक आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एक आपका हो गया एज ए अपीलिंग अथॉरिटी, जो हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, जो आपका फाइनेंशियल कमिश्नर है। दूसरे भी हमारे पास आते हैं कमिश्नर, जो उसके नीचे काम करते हैं वो आपके कमिश्नर हो गए, यानी कि जो डिवीजन के हेड होते हैं। अब डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 12 जिलों के 12 डेप्यूटी कमिश्नर हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं वो है डेप्यूटी कमिश्नर, और जब डेप्यूटी कमिश्नर जो है वो काम करते हैं रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करते हैं, उस मामले में काम करते हैं जहाँ पे केस की सुनवाई होती है, तो वहां पर उनको एज ए कलेक्टर काम किया, तो वहां पर एज ए कलेक्टर जो वो काम किया जाता है, उनको एज ए कलेक्टर जो वहां पे काम करना होता है वैसे कलेक्टर वहां पे बिहेव करते हैं, तो वहां पे कलेक्टर वर्ड यूज होता है, ना कि डिप्टी कमिश्नर वर्ड यूज होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब हम आगे पावर्स पढ़ेंगे तो वहां पे पावर्स को डिवाइड किया गया है, किस तरह से डिवाइड किया गया है हम उनको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है कि एक हायरार्की सिस्टम है,
सबसे ऊपर आपका फाइनेंशियल कमिश्नर हो गया, उसके नीचे आपके कमिश्नर, उसके नीचे आपके कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं, क्योंकि कमिश्नर के जो डिवीजन के हेड होते हैं वो हैं आपके डिविजनल कमिश्नर, और उसके नीचे आपके पास कलेक्टर आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। इसका सेक्शन 10 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। जैसे मैंने आपको सेक्शन 7 के अंदर बताया, जब मैंने आपको क्लासेस के बारे में डिस्कस करवाया कि क्लासेस क्या है रेवेन्यू ऑफिसर की, तो यहाँ पे जो आपकी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आते हैं, इनके बाद सेक्शन 9 के अंदर की गई है, सॉरी सेक्शन 10 के अंदर इनकी बात की गई है कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो सेल्फ फिक्स द नंबर ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। अब जो आपके असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड होते हैं वो होता है आपका तहसीलदार, जो आपके कंसर्न तहसील के अंदर बैठता है, और आपके जो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड है वो होते हैं नायब तहसीलदार। तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन 10 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो shall fix the number of तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार टू बी अपॉइंटेड, यानी कि जिसको स्टेट गवर्नमेंट तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार अपॉइंट करके उसको नंबर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को फिक्स करने पड़ेंगे। अब एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके ये तहसीलदार और नायब तहसीलदार है, जब वो रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करते हैं, हम उनको कहते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, और नायब तहसीलदार को हम कहते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड। ये एक एक ओरिजिनल अथॉरिटी होती है किसी भी केस को फाइल करने के लिए। अब लैंड रेवेन्यू के अंदर केसेस किस तरह से होते हैं, लैंड रेवेन्यू के अंदर केसेस हमारे पास जो तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार के पास फाइल होते हैं वो होते हैं आपकी तकसीम के, जिसको हम इंग्लिश के अंदर पार्टीशन कहते हैं, जो एक लेक्चर है इस लैंड रेवेन्यू जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो आपकी तकसीम के केसेस होते हैं, जो इसकी ओरिजिनल अथॉरिटी होती है वो होती है आपकी तहसीलदार और नायब तहसीलदार, यानी कि आपके असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो रेवेन्यू मैटर को हैंडल करते हैं। तो ये एक ओरिजिनल अथॉरिटी होती है केस को फाइल करने की। लेकिन आपने लाल लकीर के बारे में सुना होगा, ये बात मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो आपके नॉलेज के लिए बात होगी, हालांकि इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। जो आपकी लाल लकीर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी लाल लकीर क्यों बनते हैं? एक्चुअली जो पहली बार बंदोबस्त हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वहां पे सिर्फ पोजीशन को देखा गया। मान लो एक एक कंसर्न एक विलेज है, उसके आउटर पार्ट को देखा गया कि पूरे विलेज के अंदर जो है वो कितना जो है वो हिस्सा पूरे विलेज का अंदर अंदर आता है, और कितना पूरा जो है वो मेजरमेंट उसकी ली गई, तो उसको वहां पे रखा गया। लेकिन विलेज के अंदर किसी पर्सन का मान लो 10 बंदे वहां पे रहते हैं, 10 बंदों के घर वहां पे, 10 परिवार वहां पे रहते हैं। अब उन परिवार के अंदर जो है वो उनके परिवार के अंदर 4-5 लोग हैं, वहां पे 2 शेयर है उस प्रॉपर्टी के, तो वहां पे उन शेयर को वहां पर देखा गया। हालांकि ऐसा होता है कि जब भी हम किसी लैंड हैंडल करते हैं, मान लो हमें कोई पार्टीशन की एप्लीकेशन लगानी है तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार की कोर्ट के अंदर, तो वहां पर हम पहले उसका शेयर निकालते हैं कि कितना उसका शेयर बनता है, तब जाके उसका पार्टीशन होगा, क्योंकि शेयर के अकॉर्डिंग ही पार्टीशन होता है। अगर मान लो किसी लैंड के ऊपर 4 उस लैंड ओनर जो है, 4 उसके जो वो शेयर है उसको ज्वाइंटली होल्ड करते हैं, तो वहां पर उसका शेयर देखा जाएगा कि पर पर्सन वहां पे कितना शेयर बनता है। लेकिन लाल लकीर के अंदर ऐसा किया गया कि वहां पे सिर्फ कब्जा देखा गया, कितना कब्जा है, लेकिन उसका शेयर वहां पे नहीं देखा गया कि किस पर्सन का वहां पे कितना शेयर बनता है। ये इसलिए वहां पे किया गया क्योंकि वहां पे अगर वो शेयर देखने जाते वहां पे लिटिगेशन बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाती रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे होता यही है कि शेयर जो जमीनी विवाद होता है वो बाउंड्रीज के रिगार्डिंग होता है कि मेरा शेयर इतना था, मेरा शेयर इतना है। अगर वो शेयर उसको नहीं मिलता वो कोर्ट के अंदर केस फाइल करता है कि गलत हो गया, यहाँ पे मेरे जो राइट्स है वो इन्फ्रिंज हो गए। तो यहाँ पे ये बात होगी कि लाल लकीर का मतलब ये होता है। लेकिन जो लाल लकीर में जो अगर आपको वहां पे अपनी तकसीम वहां पे करवाना है, अपना पार्टीशन वहां पे करवाना है, या फिर वहां पे अपना शेयर निकालना है, तो आपको वो केस फाइल करना पड़ता है सिविल कोर्ट के अंदर। ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो आपकी लाल लकीर के जो केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट के अंदर होता है, ना कि वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कोर्ट के अंदर होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि वो केसेस किसके पास होता है, ना कि
इस एक्ट के अंदर वो बात नहीं बोली है लाल लकीर की, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको ये बात बोल रहा हूँ कि लाल लकीर के बारे में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास इस तरह के केसेस भी आएंगे कि लाल लकीर के अंदर किसी का मकान है, उसका आपको पार्टीशन करवाना है, या फिर जो है वो उसकी आपको तकसीम करवानी है, उसकी आपको निशानदेही करवानी है। तो ये जो है वो हमारे पास चीजें आती हैं कि किस तरह से लोग डाल लेंगे इनके अंदर जो है वो केस फाइल होता है। तो ये जो है वो तुम्हारे पास सेक्शन 10 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूरी तहसील को हेड करते हैं, लेकिन इनके नीचे भी ऑफिसर काम करते हैं जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार को रिपोर्ट करते हैं। अब ये चीज तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो आपके तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, वो हर अंदर जाएंगे, हर विलेज के अंदर जाएंगे, गांव के अंदर जाएंगे, एक पटवार सर्कल के अंदर जाएंगे, वहां पे वो काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हर जो है वो तहसीलदार या फिर हर नायब तहसीलदार के अंदर जो है वो कुछ ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं, जिनसे जो है वो हमारा डेली का जो है मिलना होता है। आप सब जानते हैं जो आपके तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं, उनके नीचे जो ऑफिसर काम करते हैं या फिर उनके नीचे जो होता है वो होता है आपका कानून को सर्कल। ये चीजें मैंने इस पीपीटी के अंदर नहीं मेंशन की है, आपको एक नोट कर लेनी है जो आपकी हायरार्की है। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी सुनाया आपको कि सबसे ऊपर कौन होता है आपका, आपका होता है फाइनेंशियल कमिश्नर। इस चीज को आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, अगर आपके पास कोई पेन रेडी है। सबसे टॉप पे हमारे पास होता है फाइनेंशियल कमिश्नर, उसके नीचे आते हैं हमारे डिविजनल कमिश्नर, जो डिवीजन को हेड करते हैं। प्रदेश के अंदर 3 डिवीजन है, कांगड़ा, शिमला, मंडी। जो इनको हेड करते हैं वो होते हैं डिविजनल कमिश्नर। जो उसके नीचे काम करते हैं वो हमारे पास आते हैं कलेक्टर, यानी कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं उनको हम कलेक्टर बोलते हैं जब वो रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करते हैं। और इनके नीचे हमारे पास आते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, यानी कि आपके तहसीलदार और नायब तहसीलदार। अब सवाल होता है कि इनके नीचे कौन काम करते हैं। हालांकि इस एक्ट के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आपको लिखने के लिए हो जाएगा कि इनके नीचे कौन काम करते हैं। एक हमारे पास होता है कानून को सर्कल, जहां पे अप टू 10 पटवार सर्कल आते हैं। ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जो यहाँ पे उसको बनाया गया है, जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम करेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, ताकि एफिशिएंसी उसकी, ताकि वहां पे उसकी एफिशिएंसी बन पाए कि वो सही ढंग से वहां पे काम हो। तो जो आपका तहसीलदार और नायब तहसीलदार है, जिनको हम असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कहते हैं, उनके नीचे होता है आपका एक कानूनगो सर्कल। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे होते हैं अप टू 10 पटवार सर्कल। जो पटवार सर्कल आपके होते हैं, जो आपका कंसर्न पटवारी होता है, जो आपका कानूनगो सर्कल होता है, वहां पे अप टू 10 पटवार सर्कल आते हैं। ठीक है। और इनको जो हेड करता है कानूनगो सर्कल को, वो आपका कानूनगो होता है। यानी कि जो एज ए प्रमोशन जो है वो पटवारी के ऊपर प्रमोशन होती है तो हम उनको कानूनगो कहते हैं। यानी कि जो आपके तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार के नीचे काम करते हैं, हम उनको कहते हैं कानूनगो। ये हायरार्की स्ट्रक्चर है इस हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये आपको नोट करना है। अब कानूनगो सर्कल के अंदर अप टू 10 पटवार सर्कल आ गए। अब जो आपके कानूनगो होते हैं उनके नीचे ऑफिसर काम करते हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं वो होते हैं आपके पटवारी। ठीक है। जो आपका कानूनगो सर्कल हो गया उसके नीचे क्या आता है, आपका पटवार सर्कल आता है। और एक पटवार सर्कल के अंदर हमारे पास होते हैं 7 से 10 विलेज। ये आपको नोट करना है। 7 to 10 जो है वो विलेज जो है वो 7 to 10 विलेज जो है वो किसमें होते हैं, पटवार सर्कल के अंदर। अब इनको हेड कौन करता है, वो आपका होता है पटवारी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश का, आपका पटवारी। क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपको कोई केस फाइल करना है हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो तकसीम के रिगार्डिंग है, चाहे वो डिमार्केशन है, आपको वहां पर जमीन का पर्चा होता है, वो वहां पे लगता है। आपको फर्द कब्जा रिपोर्ट बनती है जब आप तकसीम करवाते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा उसका प्रोसेस क्या है, लेकिन मैं आपको जनरली यहाँ बताता हूँ कि जब तकसीम फाइल होती है कोर्ट के अंदर, तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, आपकी सहमति लगती है, आपकी जो है वहां पे एक अक्सुसापे लगती है। उसको उसको इशू कौन करता है, आपको पटवारी होता है। तो इस पटवार सर्कल के अंदर 7 से 10 विलेज आते हैं, जिनको हेड कौन करता है, वो आपका कंसर्न पटवारी होता है। तो ये हायरार्की है हिमाचल प्रदेश के अंदर की तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नीचे जो है वो कानूनगो सर्कल होता है, जहां पे अप टू 10 पटवार सर्कल होते हैं। और कानूनगो सर्कल के अंदर काम करते हैं आपका एक पटवार सर्कल होता है,
जहाँ पे 7 से 10 विलेजेस होते हैं और 7 से 10 विलेजेस मिला के एक पटवार सर्कल बनता है और उसका हेड कौन होता है, वहाँ का पटवारी होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू मैटर्स के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन अब पटवारी जो होता है वो तो हर विलेज के अंदर हर तरीके से नजर नहीं रख पाता है, तो इनके नीचे कौन काम करते हैं, वो आपके होते हैं नंबरदार। जो मैंने आपको पहले बताया, जब मैंने डेफिनेशन के अंदर आपको बताया था डिफॉल्टर की, जब मैंने डिफॉल्टर की डेफिनेशन आपको बताई कि डिफॉल्टर के अंदर कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे आपने किस पढ़ी डिफॉल्टर के अंदर, इसका जो सेक्शन 4 का सब सेक्शन 4 डिफॉल्टर के अंदर इसका सेकंड पार्ट आता है कि नंबरदार और एनी अदर पर्सन हु हैज कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू एंड एनी टैक्स इन lieu therefore what has not deposited the same into the government treasury। अब जो आपका नंबरदार होता है वो पटवारी के नीचे काम करता है। अब विलेज के अंदर क्या होता है, कोई विलेज के अंदर जब भी कोई प्रॉपर्टी की जो है वो सेल होती है या फिर फील्ड के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी जो है वो ओनर्स के अंदर जाती है, वो वहां पर उनका राइट होता है, तो उनको उनके ऊपर नजर कौन रखता है, वो आपका नंबरदार होता है। ठीक है, जो पटवारी का जो है वो असिस्ट करता है रेवेन्यू मैटर्स के अंदर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको हायरार्की हिमाचल प्रदेश के अंदर ध्यान में रखने की क्वेश्चन जो है वो ये बहुत बार आया है कि क्लासेस क्या है रेवेन्यू ऑफिसर की हिमाचल प्रदेश के अंदर, आप उनको क्रिटिकली एनालिसिस उनका कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। तो जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनकी जो है वो क्लासेस जो मैंने आपको बताई इस लेक्चर के अंदर। लेकिन जो आपके पटवारी है उनको असिस्ट कौन करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं आपके नंबरदार जो पटवारी के नीचे काम करते हैं। अब नंबरदार के नीचे भी जो है वो ऑफिसर होते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके चौकीदार। जो हर विलेज का एक ऑफिसर होता है, शायद जहां तक मेरी जानकारी है शायद अब तो जो है वो चौकीदार नहीं होते हैं, लेकिन वो पहले के सिस्टम के अंदर ऐसा होता था कि हर विलेज के अंदर एक चौकीदार होता था जो कि विलेज की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर रखता था कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मान लो किसी भी कहाँ भी कहीं भी पार्टीशन हो रहा है या फिर कहीं भी कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो रही है, मॉर्गेज हो रही है, या फिर कहीं भी उसकी किस्म जो है वो बदली जा रही है, तो वहां तो वो चौकीदार वहां पे नजर रखता था कि विलेज के अंदर प्रॉपर्टी किस तरह से जो है वो रखी हुई है, किस तरह से मैनेज जो है उसको किया गया है, ताकि हर जानकारी जो है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच सके कि प्रॉपर्टी जो है वो कैसी है। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो एक सर्कल है, सॉरी एक हायरार्की जो है वो मेथड है कि किस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो हायरार्की सिस्टम चलता है। सबसे टॉप पे हो गया आपका फाइनेंशियल कमिश्नर, उसके नीचे आपके कमिश्नर होंगे, सी पे आपका कलेक्टर हो गया जो डिपार्टमेंट का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपका डेप्यूटी कमिश्नर होता है वैसे कलेक्टर बिहेव करता है जब वो रेवेन्यू मैटर्स को हैंडल करता है। उसके नीचे आपके पास हो गए नंबरदार, सॉरी माफ कीजिएगा, उसके नीचे आपके आवास हो गए असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड यानी कि आपके तहसीलदार, और सबसे नीचे आपके पास आते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड यानी कि नायब तहसीलदार। इसके नीचे हमारे पास आते हैं कानूनगो सर्कल जहाँ पे अप टू 10 पटवार सर्कल होते हैं, और उसके नीचे हमारे पास आते हैं पटवार सर्कल जहाँ पे 7 से 10 विलेज एक पटवार सर्कल के अंदर होते हैं, जिसको हेड कौन करता है, आपका पटवारी करता है, और पटवारी को असिस्ट करता है आपका नंबरदार, और नंबरदार से नीचे काम करते हैं आपके चौकीदार। तो ये जो है वो आज की क्लास का मटेरियल है, क्लासेस क्या है रेवेन्यू ऑफिसर की हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो अब अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये लेक्चर जो है वो अब ये खत्म हो रहा है, अब आपका क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं आपको वो फिर से रिपीट कर सकता हूँ कि कोई चीज आपको यहाँ समझ नहीं आई है। किसी का कोई क्वेश्चन है? माइक सब ऑन कर लीजिए अपने।
अ, सबको सब गुड कुछ मॉर्निंग समझ आ सर। गया यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर अब तो जो आप लाल लकीर की बात कर रहे थे सर, हाँ जी, हाँ जी। तो अब तो उसका जो है एक्चुअल में हिमाचल गवर्नमेंट ने एक्ट भी बना दिया है, आबादी दे रेगुलेशन एक्ट ना जी। सर एक्चुअली लाल लकीर के अंदर आप ऐसा इसमें चेंजेस इसलिए किए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है कि यहाँ पे अगर हम एरियाज की बात करें तो हर एरिया के अंदर जो अपने वहां पे मेजरमेंट यूज होते हैं। अब तो सरकार जो बंदोबस्त करे तो लाल लकीर को अब खत्म कर रही है सरकार, और कुछ सालों के अंदर जो होगा सिस्टम सारा खत्म हो जाएगा। आप ठीक आबादी दे की आप बात करें, वहां पर एक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लाल लकीर के अंदर अभी काम चला हुआ, बंदोबस्त का काम चला हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसको इसलिए किया गया क्योंकि एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, जो हिमाचल प्रदेश एक आपका हिल स्टेट है, और यहाँ पे अगर आप शिमला की बात करें तो वहां पे एक अलग जो है वो मेजरमेंट यूज होते हैं। कहीं पे बीघा यूज होता है, कहाँ कहीं पे बिस्वा यूज होता है। और अगर आप लोअर हिमाचल की बात करें, वहां पे कनाल मरले के अंदर जमीन को मापा जाता है, या फिर वहां पे स्क्वायर मीटर होते हैं। अब सरकार एज ए बंदोबस्त क्या कर रही है कि जो लाल लकीर के अंदर पोजीशन है, वो उसको जो है वो एज ए शेयर जो है वो वहां पे दिया जा रहा है कि जिसका वहां पे कितना शेयर बनता है उसको वहां पे अलॉट किया जा रहा है, जो बंदोबस्त के अंदर हो रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे स्क्वायर मीटर्स के अंदर जो है वो वहां पे जमीन के मेजरमेंट को लिया जा रहा है। होता ये है कि जो आपके पटवारी जब अपॉइंट होते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वो एज ए डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंदर अपॉइंट होते हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का एक ही जो मेजरमेंट का तरीका होता है। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है कि वहां पे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्क्वायर मीटर है वैसे बंदोबस्त करने के बाद वो जो लैंड के मेजरमेंट है उसको सिर्फ स्क्वायर मीटर के अंदर जो वो बना रही है, ताकि जो आपके पटवारी जब अपॉइंट होंगे तो वो एज स्टेट कैडर के अंदर अपॉइंट हो, ताकि पूरी स्टेट के अंदर मेजरमेंट कर पाए। प्रेजेंट के अंदर होता यह है कि जो आप हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का पटवारी है वो शिमला की मेजरमेंट नहीं ले पाता, क्योंकि वहां पे मेजरमेंट के तरीके अलग अलग है, वहां पे टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज होती है। तो ये चीज है कि वो आपने ठीक बोला कि गवर्नमेंट ने इसको एज ए एक्ट लॉ बनाया है। लेकिन लाल लकीर के बारे में मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया यहाँ पे कि कोई आउट ऑफ कंटेस्ट मैंने आपको बताया था कि वो कैसे काम होता है वहां पे। सर अभी इसमें फर्दर एक अमेंडमेंट, जैसे आई बिलोंग फ्रॉम हरियाणा। यस सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, सर बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए आप। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने लाल लकीर की बात किया है हिमाचल में, और फिर कमलेश जी ने उसको थोड़ा सा फर्दर और इलेबोरेट किया है कि उसके लिए अभी जी। फर्दर आबादी दे वाला जो एक्ट हिमाचल गवर्नमेंट लाई है, सर हमारे हरियाणा में पहले से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। जैसे ड्रोन से जो पोजेशन है ना, लाल लकीर के अंदर जो पोजेशन जिसके पास भी है, उसका ड्रोन से मैपिंग करके सर, और उनके नाम से टाइटल डीड बनवा दिए हैं। तो हाँ क्या जी, हाँ उसमें जी। भी ऐसे ही फिर शेयर मतलब बन जाएंगे शेयरर, जैसे हमारे एग्रीकल्चर लैंड में है सर? यस सर, यस सर। उसमें भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। वो एक्चुअल में मलकियत दे रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं उससे ना, ड्रोन से आपको ओनरशिप मिल गई होगी। हाँ, हमारा वो टाइटल हाँ डीड भी बन गया, सभी गांव में हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो हाँ। मतलब यस सर। नाउ इट विल ये नाउ इट विल बी टैक्स्ड यही चीज एज गुड एज एग्रीकल्चर लैंड। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर, यही चीज बिल्कुल। अब यही चीज सब चीजें अब हिमाचल प्रदेश के अंदर फॉलो हो रही हैं। और लाल लकीर के अंदर जो उनकी मलकी जो लैंड है, उनको जो है वो एज ए वहां पे पशु को शेयर देने का काम शुरू हो गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सबने बात की कि एक्ट भी बनाया गया है, तो वही काम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी हो रहा है, अभी काम नहीं चल रहा है, लेकिन ये काम बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। दिक्कत ये रहती है लाल लकीर के अंदर से, सर ने बात बोली कि वहां पे एक पर्सन का शेयर वहां पे निकालना इजी नहीं होता है। जब भी आप लाल लकीर का डिमार्केशन करवाते हैं, एक आपको तकसीम करवानी होती है, तो सबसे पहले आपको वहां पे फर्द मार्का निकालनी पड़ती है लाल लकीर के अंदर। अभी फर्द मार्का क्या होते हैं कि जो पूरी एक विलेज की प्रॉपर्टी है, वहां पे लिस्ट ऑफ ओनर कौन कौन है, वहां से इसकी फर्द मार्का निकलती है। वो मेथड क्या है, वो मेथड एक अलग मेथड यूज होता है। अगर आपको वो चीजें जानने की, कैसे लैंड रेवेन्यू के अंदर लैंड को एक प्रॉपर एक ज्वाइंट है, ज्वाइंट लैंड है, उसके 5-6 ओनर्स हैं, उनका शेयर किस तरह से निकलता है हिमाचल प्रदेश का, तो मैं आपको वो
किसी और वीडियो के अंदर सिखा दूंगा कि उनका शेयर कैसे निकालना है। लेकिन दिक्कत ये रहती थी लाल लकीर के अंदर की वहां पे इंडिविजुअल का जो कितना शेयर वहां पे बनता है वो वहां पे नहीं दिखता था, क्योंकि लाल लकीर के अंदर मान लो एक परिवार के अंदर 2 पर्सन रहते हैं और किसी एक पर्सन ने वहां पे ज्यादा कब्जा कर लिया है और दूसरे को वहां पे कम कब्जा मिला है, तो वो लिटिगेशन का मेथड होता था। लेकिन अब सरकार वहां पे काम कर रही है और बड़ा जल्दी जो है वो यहाँ पे हर पर्सन को उनका राइट जो है वो मिल जाएगा जो उनका शेयर प्रॉपर्टी के अंदर ऊपर बनता है। बाकी लाल लकीर एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा लंबा टॉपिक है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। लाल लकीर को हम किसी और लेक्चर के अंदर कवर करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, तो पहले सिलेबस को ही कवर कर लेते हैं। तो ये है। बाकी इस जो मैंने आपको क्लासेस के बारे में बताया, कोई आपको क्वेश्चन तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को यही खत्म करते हैं आज की क्लास को। और अगर मैं कोई किसी का क्वेश्चन है इस क्लासेस के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जामिनेशंस के अंदर कि क्लासेस क्या है रेवेन्यू ऑफिसर। कल हम पढ़ेंगे पावर्स के बारे में कि पावर क्या है रेवेन्यू ऑफिसर की, जो सेक्शन वो अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड की गई है पावर्स को। तो मैं आपको अभी शाम को जो है वो लैंड रेवेन्यू के नोट्स आपको मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। जो पूरे प्रॉपर नोट्स हैं इस लैंड रेवेन्यू के, तो उनको शेयर कर दूंगा आपको। वहां सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और मैं आपको नेक्स्ट डे जो है वो क्लासेस के अंदर पढ़ाऊंगा कि मैंने क्या ये सब्जेक्ट कहता है। अब शाम 6 से 7 बजे तक क्लास क्रिमिनोलॉजी की मैंने आपको नोट्स जो है वो सेंड कर दिए करेक्ट बना के। हालांकि वो एज ए करेक्ट मैंने आपको सेंड किए हैं। जो क्लास होगी वहां पर डिटेल के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे क्रिमिनोलॉजी क्या होती है और उसका नेचर एंड स्कोप क्या है और डेफिनेशन क्या है क्रिमिनोलॉजी, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है क्रिमिनोलॉजी की। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। बाकी जो आपकी ये लेक्चर है वो रिकॉर्ड भी हो गया है, आप उनको बाद में भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर, तो वो भी आपको एक हेल्प करेगा। बाकी जो आपकी पीपीटी है मैं उसको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर। बाकी क्लास का एक्सपीरियंस मुझे आप बता दीजिए क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, तो वो एक्सपीरियंस जो हम किस तरह से रहा है वो मुझे ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस क्लास में जुड़ने के लिए। और तो यही था इस क्लास के अंदर, तो यही भी इस क्लास को हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।